नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और हम अपने इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं लास्ट कुछ सेशन से। और यहाँ पर हमने इस पार्ट के बारे में लगभग बहुत सारी चीजें अभी तक यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि इस पार्ट के जो लेखक है वो है मनोहर श्याम जोशी जी। तो यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी का जन्म जो है वो 1935 1935 में कुमाऊं में हुआ था, ये हमने बताया आपको। और उसके बाद हमने उनके एक तरह से रचनाएं, उनकी कहानी, उनके व्यंग, उनके साक्षात्कार, यानी कि जो भी उनका लेख है, जैसे संस्मरण है या दूरदर्शन के लिए जो धारावाहिक उन्होंने बनाए, उन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने चैप्टर को लिया और जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा जो चैप्टर है काफी ज्यादा लेंदी है। और इसमें आपने देखा बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। और सबसे मेन चीज जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कई बार जो लंबी कहानियां होती है ना, वो लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि और भी बहुत सारी रचनाएं होंगी यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी जी की, लेकिन ये जो रचना है ये बाकी रचनाओं से थोड़ा सा अलग दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे इसमें काफी सारी चीजें इन्होंने समाहित की है। तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये बताई है यहाँ पर, जो कि आज का जो समाज है बिल्कुल उस पर यहाँ पर एक तरह से फिट बैठता है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, हम बहुत एक तरह से तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तेजी से विकास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी नई उपलब्धियां हमारे सामने आ रही हैं, नए नए एक तरह से अवसर हमारे सामने आ रहे हैं। मतलब काफी एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज्यादा एक अच्छा युग, एक तरह से कह सकते हैं मशीनी युग, या बहुत अच्छा समय जो है आ रहा है, जब बहुत सारे अवसर आपके पास हैं, उपलब्धियां आपके पास हैं, तरीके आपके पास हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मनुष्य को मनुष्य, अब देखिए ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो सबसे मेन चीज है वो हम पहले क्या है, मनुष्य है। ठीक है ना? तो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले जो मूल्य हैं, जो कुछ नैतिकताएं हैं, कुछ एक तरह से जो नियम है वो कहीं घिसते चले जा रहे हैं, कहीं एक तरह से खत्म होते चले जा रहे हैं इस आधुनिकता की होड़ में। तो यहाँ पर हमने जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हमने अभी तक जितना पढ़ा है और आगे हम जितना पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जो यशोधर पंत जी हैं, वाई डी पंत जी जो है, वो पूरे की पूरी जो ये एक कहानी है उसमें किस तरह से वो पुरानी जो विचारधारा है उनको अच्छा लगता है कि उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनकी समय के साथ चलते हैं, उन्हें आज के समय की ज्यादा जानकारी है, समझ है। लेकिन वो अपने आप को नहीं बदलना चाहते, वो अपने आप को नहीं चेंज करना चाहते। तो इस कारण जो है उनमें और उनके परिवार में जो है मतभेद हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं उनकी पत्नी के बीच में, उनके बच्चों के बीच में। और इस कारण हमने यहाँ पर बताया था कि वो बहुत जल्दी ऑफिस से घर पहुंचना पसंद नहीं करते। जैसे कि उनकी छुट्टी 5 बजे शाम को या 5:30 बजे हो जाती है, तो वो 8 बजे घर पहुंचते हैं। और इस बीच जो है हमने बताया कि किस तरह से वो रास्ते में बिरला मंदिर होते हुए, वहां पर सत्संग सुनते हुए या खुद भगवत भजन करते हुए, उसके बाद वो पहाड़गंज की तरफ जाकर साग सब्जी लेते हुए, उसके बाद वो पूरे रास्ते भर में जिन लोगों से मिलना जुलना है, काम है, उन लोगों से मिलजुल कर वो आगे बढ़ते हैं, घर पहुंचते हैं। और घर पहुंचने का टाइम जो है वो रात्रि 8 बजे का है। तो देखिए, आज जब यशोधर बाबूजी अपने ऑफिस में थे, तो आपने देखा कि किस तरह से चड्डा के साथ जो उनका सहकर्मी है उसके साथ उनकी थोड़ा बहुत बातचीत होती है। और वहां पर जो है उन्हें एक तरह से पता चलता है बिल्कुल बातचीत के दौरान ही कि आज उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, 25वीं सालगिरह है शादी की। तो इस तरह से वो उसमें बिल्कुल सारे लोग जो है पार्टी मांगने लगते हैं, सब एक तरह से
बिल्कुल कहते हैं कि हमें चाय-पानी का व्यवस्था कीजिए, आप रुकिए, लेकिन वो बिल्कुल पसंद नहीं करते इस तरह की चीज़ें और वो ₹30 देकर वहाँ से निकल जाते हैं और जब वो रास्ते में निकल रहे होते हैं क्योंकि उनको ये सब चीज़ें वो कहते हैं ये हमारे नियम में नहीं है, ये सब अंग्रेज़ों के चोचले हैं, ये सब अंग्रेज़ लोग करते हैं, सेलिब्रेट करना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी मनाना। तो वो पूरे रास्ते भर जो है किसंदा को याद करते रहते हैं और आज तो उनका जो प्रवचन है उसमें भी उनका मन नहीं लगा और उन्होंने वो बहुत सारी चीजें याद कर रहे हैं और वहां पर भी वो परिवार के बारे में किसनदा के बारे में याद करते हुए वो घर पहुंच आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनके परिवार में कई बार किस कारण मतभेद होते हैं क्योंकि वो पुरानी चीजों को किसनदा को उनके रिचुअल्स को तौर तरीकों को और उनको काफी ज्यादा फॉलो करते हैं तो जैसे एक टाइम पे जब किसनदा चले भी गए थे तो उन्होंने इस भूमिका को बड़ी निष्ठा से निभाया। उन्होंने उनके घर जाने के बाद भी जैसे अपने घर में होली गवाना या अपने क्वार्टर में रामलीला की प्रैक्टिस के लिए एक कमरा दे देना। जना पुन्यु जो होती है उसमें जो जना पुन्यु यानी कि जो रक्षाबंधन होता है तो उसमें एक पंडित जो होता है उसका काम होता है कि सारे अपने यजमानों को या अपने जान-पहचान वाले लोगों को रक्षा धागा, रक्षा सूत्र बाँधना। तो जना पुन्यु के दिन जनेऊ भी चेंज की जाती है और रक्षा सूत्र भी बाँधा जाता है। तो जनेऊ पुन्नू के दिन वो सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर एक तरह से बुला लेते थे और जिस चीज मतलब ये कार्य सब वो अपनी पत्नी और बच्चों के विरोध के बावजूद करते थे यानी कि उनको उनकी पत्नी और बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस तरह से वो अपने पत्नी और बच्चों से सदैव उपेक्षित रहते थे तो जैसे आज जो है मैंने आपको बताया कि उनका प्रवचनों में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि वो सोच रहे थे कि इस तरह से प्रवचन करके क्या फ़ायदा जब वो परिवार के बारे में सोच रहे हैं। तो वो कई बार सोचते थे कि उनके बच्चे जो है खुद घर का सामान लाएँ और अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाएँ। लेकिन क्या होता था इस तरह की बातें करने पर बच्चे एक-दूसरे से आपस में लड़ाई करने लगते थे। यानी कि वो कहते थे कि इसके पास टाइम है, ये इससे जाना चाहिए, ये जल्दी आ जाता है, इसे जाना चाहिए, मेरे पास समय नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ या मैं कमाता हूँ तो घर पर ज़्यादातर चीज़ें जो है मेरे पैसों की हैं। और इस तरह की से वो अपने घर की चीज़ों पर ज़्यादातर चीज़ों पर जो है अपना हक समझता था। तो अब इस तरह से आप बिरला मंदिर से निकलते हुए वो पहाड़गंज की तरफ सब्जी लेकर अपने क्वार्टर में पहुँच जाते हैं। यानी कि लगभग ये सेम समय होता है जैसे मैंने आपको बताया कि 8 बजे का जो समय होता है वो अ, एक तरह से अपने रोज के टाइम पर वो अपने क्वार्टर में सब्जियां लेकर जो शाम का जिस तरह से मैंने रूटीन उनका बताया था वो पहुंच जाते हैं और वहीं पर एक तख्ती में क्योंकि सरकारी क्वार्टर है तो उसके बाहर से एक तख्ती लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ है वाई डी पंत तो उस तख्ती पर लिखा हुआ है वाई डी पंत यानी कि यशोधर पंत अब वो रूम है रूम नंबर और वहां पर क्वार्टर में नाम लिखा हुआ है तो पहले जैसे ही वो अपने क्वार्टर के सामने पहुंचे तो उनको लगा कि वो गलत जगह आ गए हैं उनको लगा कि गलत जगह आने का धोखा हुआ मतलब उनको लगा कि वो किसी गलत कमरे में तो नहीं आ गए हैं सोचते घर के बाहर एक कार खड़ी थी और कुछ स्कूटर खड़े थे, कुछ मोटरसाइकिलें थी और तथा लोग विदा ले रहे थे। 8 बजे का टाइम था, कुछ कारें खड़ी थी, स्कूटर खड़े थे, मोटरसाइकिलें खड़ी थी और काफ़ी भीड़ थी। कुछ लोग जो है विदा ले रहे थे, यानी कि जा रहे थे। और बरामदे में रंगीन कागज की झालरें एवं गुब्बारे लटक रहे थे। जो बरामदा था क्वार्टर का, उसमें रंगीन कागजों की झालरें लटकी हुई थी और गुब्बारे लगे हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा और जैसे ही उन्होंने वो पास आए तो उन्होंने देखा कि जो उनका जो बेटा है वो कार में बैठे हुए एक साहब से हाथ मिला रहा है। अब उनकी समझ में बिल्कुल भी कुछ नहीं आया कि क्या हो रहा है आखिर यहाँ पर क्योंकि वो पूरे रास्ते इसी तरह से सोचते विचारते आ रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को भी बरामदे में खड़ा देखा जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रहे थे और उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी वो भी बरामदे में खड़ी हैं और वो कुछ मेम साहबों को यानी कि कुछ जो उनके कलीग्स होंगे मित्रगण होंगे या कुछ
जो उनके ऑफिस के होंगे लोग, उनको जो है उनको विदा कर रही थी। और उन लड़की जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहनी हुई थी। जो उनकी बेटी थी वो जीन्स पहनी हुई थी और बिना बाह का, यानी कि स्लीवलेस टॉप पहनी हुई थी। उनकी बेटी ने जीन्स पहना हुआ था और स्लीवलेस टॉप पहना था। और उनकी जो पत्नी थी उसने होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाया हुआ था। होठों पर लाली यानी कि लिपस्टिक लगाई हुई थी और बालों में खिजाब। यशोधर को यह सब ये सब चीजें समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। और यशोधर बाबू को ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई अपने आर्टिफिशियल यानी कि जो खूबसूरती है उसको दिखाए, एक तरह से लिपस्टिक लगाए या अपने बालों को अलग अलग तरीके से सजाए। तो वो चुपचाप घर पहुंचे, एक तरह से अपने चुपचाप से वो घर पहुंचे। तो उनके बड़े बेटे ने देर से आने का उलाहना दिया। अब जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनके बड़े बेटे ने फिर उनको देर से आने का उल्हाना दिया। क्या कहा कि यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। अब देखिए जब वो, क्योंकि वो तो अपने डेली रूटीन से घर पहुंच रहे हैं, वही 8 बजे रात्रि, ठीक है ना। तो 8 बजे वो घर पहुंच रहे हैं और उस टाइम पे उनके बेटे ने थोड़ा सा खींच कर उनसे पूछा कि आप इस तरह से लेट क्यों आए आज के दिन भी, और आपको पता नहीं है कि आज आपकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा शर्मीली सी हंसी हंसते हुए कहा, पूछा कि हम लोगों के यहाँ कब से होने लगी ये सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी, कब से सेलिब्रेट करने लगे हम। यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 कमाने लगा है। तब यशोधर बाबू के दूर के भांजे ने उनसे कहा कि जब से तुम्हारा बेटा मामा जी 1,500 रुपए कमाने लगा तब से। यशोधर ने अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी उनको। यशोधर बाई डी पंथी को अपनी ये सिल्वर वेडिंग की पार्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ऑफिस में इसका कड़ा विरोध करके आए थे और उन्होंने कहा था कि ये सब अंग्रेजों के चोचले हैं, ये हमारे यहाँ नहीं होते, ठीक है ना। अब उन्हें यह मलाल था, ठीक है ना, उन्हें बिल्कुल, उन्हें थोड़ा ये मलाल जरूर था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक उनसे इस आयोजन की चर्चा नहीं की थी। यानी कि जब वो सुबह ऑफिस जा रहे थे तो तब तक उन्होंने, किसी ने भी उनसे इस आयोजन के विषय में चर्चा नहीं की थी। किसी ने भी ऐसा नहीं, इस आयोजन के बारे में नहीं बताया था कि शाम को ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन जब उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्र सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वो संस्कारी कुमाऊनी है तथापि वो विलायती रीति रिवाजों से भी अच्छी तरह परिचित होने का एहसास कराया। तो उन्होंने, जब उनका जो पुत्र था बड़ा वाला भूषण, तो उसने जब अपने जो सहकर्मी थे, अपने जो मित्र सहयोगी थे, उन्होंने जब यशोधर जी का परिचय उनसे करवाया तो उस टाइम पर उन्होंने एक तरह से ऐसे प्रयास कराया, ऐसे दिखाया, ऐसे शो किया कि भले ही वो कट्टर संस्कारी कुमाऊनी हैं, लेकिन उन्हें विलायती रीति रिवाज से भी वो परिचित हैं। यानी कि वो अपने संस्कारों में रहते हुए अपने रिचुअल्स के साथ वो विलायती रीति रिवाजों को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू ने अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हुए। अब देखिए उन्होंने, जैसे हमने यहाँ पर पहले ही बताया था कि उनको ये सब चीजें समहाउ इम्प्रॉपर लगती हैं, यानी कि समझ नहीं आती उनको ये सब चीजें, और वो कहते हैं कि ये हमारे हमारे रिचुअल्स में ये सब नहीं होता, ये सब अंग्रेज लोगों के वहाँ होता है, हम ये सब चीजें नहीं करते, केक काटना और ये सब चीजें करना हमारे एक तरह से रीति रिवाजों में नहीं है। तो लेकिन बच्चों ने बार बार आग्रह किया तो वो अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हुए। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काट दिया। जब उनकी बेटी ने कहा तो उन्होंने केक भी काट दिया। जबकि उन्होंने कहा, somehow don't like somehow I don't like all this। उन्होंने कह भी दिया कि somehow I don't like all this, यानी कि मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि इसमें अंडा होता है, और उन्होंने केक भी नहीं खाया क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह करने पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना करके पूजा करने चले गए। और ज्यादा जब उन्हें फोर्स किया गया
कि ऐसा कुछ नहीं होता, बिना अंडे का भी केक होता है, ये एगलेस है, ये है, वो है, कहकर जब उनके बच्चे उन्हें केक खिलाने लगे, तो भी उन्होंने कि अभी मैंने संध्या वंदना नहीं की है, संध्या पूजा नहीं की है, तो वो बहाना बनाकर पूजा करने चले गए। आज उन्होंने पूजा में देर लगाई, आज उन्होंने फिर से पूजा करने में काफी देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। अब जैसे ही उन्होंने वो पूजा में बैठे, उन्होंने बहुत टाइम लगाया कि बस किसी तरह से ये सारे मेहमान चले जाएं, क्योंकि उनको ये सब चीजें पसंद नहीं है। तो यहाँ भी उन्हें किसनदा दिखाई दिए, यानी कि किसनदा की एक याद यहाँ भी उनके मन में गूंजी। तो उन्होंने पूछा, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? यानी कि जब एक तरह से जब वो पूजा में बैठे थे, तो किसनदा की एक झलक, यानी कि एक स्मरण उनके दिमाग में आया, और तुरंत उनके मन से एक सवाल भी आया कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? तो तब उनको ऐसा लग रहा था कि किसनदा कहना चाहते हैं कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। ठीक है ना? जितने भी लोग हैं वो सब जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिरी में सब अकेले ही हैं। यानी कि एंड में जो है, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि अच्छा ये हुआ था, हॉस्पिटल ले गए थे, फिर जो हुआ हो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके। तो वो कहते हैं कि फिर चाहे लास्ट जो एंड वक्त होता है, जिस टाइम पे मनुष्य को इस धरती को छोड़कर जाना होता है, और जिस टाइम पे वो इस धरती में आता है, वो दोनों टाइम अकेला आता है, अकेला जाता है, यानी कि वो अकेला आता भी है और अकेला जाता भी है। लोग शुरू और आखिरी में अकेले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाऊ, सभी लोग इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, फिर वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब। यशोधर बाबू को लगता है कि आज भी किसनदा उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है, यानी कि उनको फील होता था, उनको लगता था कि आज भी किसनदा उनके साथ हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको सही गलत की जानकारी दे रहे हैं, और यह बताने में कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका उसका विषय में मेरा क्या रवैया होना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने एक और प्रश्न किसनदा से किया कि जिस तरह से जो मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज में मेरा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, कैसे रिएक्ट करूं मैं उस चीज पर जो मेरे बीवी बच्चे कर रहे हैं। तो उस टाइम पर भी किसनदा जो है अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि यह सब माया है। जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना आज तू कर रहा है। यानी कि अभी भी किसनदा जो है उनको अकेलेपन का, देखिए ये दो मन हुए हैं उनके उस टाइम पे, और वो अपने आप से ये सारी बातें कर रहे हैं, और किसनदा को वो एक तरह से अपना आदर्श मानकर वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो वो वहां पर भी अकेलेपन का राग अलाप रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब चीजें माया है, और ये जो भूषण है, जो आज पैसों के दम पर इतना उछल रहा है, कल एक दिन ये भी इतना ही अकेला होगा, और ये भी असहाय महसूस करेगा, जैसे कि आज तुम कर रहे। जब वो ये सारी बातें, देखिए ये सारी बातें वो पूजा के कमरे में जहाँ पर पूजा करते हैं वहां पर सोच रहे हैं, तो इसी बीच उनकी पत्नी जो है वो वहां पर आकर झिड़कते हुए पूछती है, उनकी पत्नी जो है उनको झिड़कते हुए पूछती है कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे? बिल्कुल उनकी पत्नी उन्हें जोर से, क्योंकि काफी वो पूजा नहीं कर रहे हैं, उनका दिमाग आज कहीं भी स्टेबल नहीं है, पूजा में भी उनका दिमाग नहीं लग रहा है। तो उनकी पत्नी ने उन्हें झिड़कते हुए कहा कि आज आप पूजा में ही बैठे रहोगे? मेहमानों की जाने की बात सुनकर तुरंत ही वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए, और जैसे ही उनकी पत्नी ने कहा कि आप पूजा में ही बैठे रहोगे, वहां मेहमान जाने लग गए। तो उन्होंने जो लाल गमछा पूजा करते वक्त लपेटा था, उसी गमछे में वो बैठक में पहुंच गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनके बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके पिताजी इस तरह से गमछा लपेट कर जो है कमरे में इधर उधर घूमे। तो उसी उनकी जो बेटी है वो इस बात पर बहुत ज्यादा चिल्लाई, और टेबल पर रखे प्रोजेक्ट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है, यह ऊनी सॉरी प्रेजेंट खोलने की बात कही, और जो
टाइम पे बुलाया, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा एक तरह से नाराज़ हुई कि आप ऐसे ही चल देते हैं, पापा कहीं पर भी उठ के आ जाते हैं, आप ऐसे ही, ठीक है ना? तो अब जो है उन्होंने कहा चलिए आपके लिए कुछ प्रेज़ेंट हम लेकर आए हैं, गिफ्ट्स हम लेकर आए हैं, तो आप इस गिफ्ट को खोलें, इस प्रेज़ेंट को खोलें। तो वो जब भूषण जी उसको खोलते हैं, भूषण जो है उसको खोलता है और वो बताता है कि ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, जब आप सुबह दूध लेने जाते वक़्त फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, यानी कि स्वेटर पहनकर जाते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। तब बेटी पिता का पैजामा कुर्ता उठा लाई और इसे पहनकर गाउन पहने, बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेती। यानी कि उन्होंने वो कुर्ता पैजामा लेकर आई अपने पापा का और कहा कि अब आप इसके बाद से ये गाउन पहने। तो उनकी आँखों के कोर में ज़रा-सी नमी चमक गई, यानी कि आज जो है जब उनके बच्चे जो है उनको के लिए उतना सोचते हैं, ठीक है ना? तो उस टाइम पर भी उन्हें भूषण की जो एक बात है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा वो टिपिकल हो रहे हैं, थोड़ा-सा अपने ज़्यादा ही रूढ़िवादी जो उनके पुराने विचार हैं, उनमें वो डूब रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे आज भी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हैं। आज भी खुद से कुछ काम करने को तैयार नहीं है, जैसे आप अभी देखेंगे, तो एक नमी उनके आँखों के कोने में चमकी जब उनको भूषण की ये बात चुभ गई कि इसे पहनकर आप दूध लेने जाया करें। जबकि उसने ये नहीं कहा कि आपको दूध लेने जाने की ज़रूरत नहीं है और वह स्वयं दूध लाने की बात वो नहीं कर रहा था। यानी कि उसने ये कभी नहीं कहा कि मैं खुद से दूध लेकर आऊँगा, ऐसी बात उसने क्योंकि भूषण जी वो यशोधर जी चाहते थे कि उनके बच्चे जो है पारिवारिक बने, ज़िम्मेदारी उठाएँ, अपने काम खुद करें चीज़ों को समझें कैसे परिवार चलता है। लेकिन वो आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ उनके अंदर एक तरह से समझ डेवलप हो रही है, समाज के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं समाज की चीज़ों, रीति-रिवाज़ों को वो फ़ॉलो कर रहे हैं और बहुत एक तरह से वो खुश भी हैं इस चीज़ से कि उनके बच्चे समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन वो कहीं न कहीं दुखी भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है, यानी कि उनको जो है एक परिवार की काफ़ी चिंता है कि कैसे केवल आधुनिक होने से क्या हम एक तरह से आगे बढ़ पाएँगे। तो एक मनुष्य होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें जो उसके नैतिक मूल्य हैं उसके जो मौलिक एक तरह से गुण हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, उनका एक तरह से उसके अंदर उसको मालूम होना मूल्यों का जो नैतिक मूल्य है उनका होना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ये सबसे मेन चीज़ होती है किसी भी इंसान के लिए। आप बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गए हैं, आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं, काफ़ी सारा पैसा है और एक तरह से काफ़ी अच्छे पद पर आप हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी आप अर्न करते हैं। उसके बावजूद अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बन पाए, तो फिर आपका कितना भी ज़्यादा आधुनिक होना, मॉडर्न होना और एक तरह से पढ़ा-लिखा होना, पैसे वाला होना, किसी भी काम का नहीं है। तो ये चैप्टर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस पाठ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, समझी होंगी। अब यहाँ पर चैप्टर से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द हैं जैसे आप देखेंगे कुछ शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और जैसे मैंने बताया कि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है ना? ये मैंने यहाँ पर केवल सार इसका लिया है जिसको हमने 4 सेशन में कंप्लीट किया है और आप अगर इसको अपनी पाठ्य पुस्तिका से ही आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को एक बार अपनी पाठ्य पुस्तिका से ज़रूर पढ़ें। देखिए सिल्वर वेडिंग तो ये शादी की रजत जयंती यानी कि विवाह के 25 वर्ष के बाद मनाई जाती है सिल्वर वेडिंग जो है और उसके जैसे महात्म यानी मातहत मातहत यानी कि जो अधीन होते हैं यानी कि सहकर्मी या अधीन किसी के अंडर काम करने वाले ठीक है ना जूनियर जो अधीनस्थ होते हैं यानी कि किसी के अधीन काम करने वाले सेम और कनिष्ठ अपने से छोटे निराकरण यानी कि समाधान करना परंपरा प्रथा बदतमीजी अशिष्ट व्यवहार चूनेदानी
पान खाने वालों का चूना रखने का बर्तन। आपने देखा होगा कि इस तरह का एक डिब्बी होती है, स्टील की डिब्बी, उसे चूनेदानी कहते हैं, उसमें चूना भरा हुआ, ठीक है ना। अधिष्ठता यानी कि अशिष्टता, भ्रष्टता यानी कि अशिष्टता, बाबा आदम का जमाना यानी कि पुराना जमाना, नहले पर दहला जैसे कुछ ऐसा, दाद देना यानी कि प्रशंसा करना, ठठाकर जोर से हंसना, ठीक है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे चोचले, ये तो आडंबर पूर्ण व्यवहार, तो उन्होंने कहा था ना ये तो सब अंग्रेजों के चोचले हैं, तो अंग्रेजों के लिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनका तो ज्यादातर दिखावे का आडंबर पूर्ण व्यवहार ज्यादातर होता है, ठीक है। नगण्य, जो गिनने लायक ना हो, सेक्रेटरिएट यानी कि सचिवालय, नागवार यानी कि अनुचित, निहायत यानी कि एकदम, अफोर्ड करना यानी कि सहन करना, जैसे होता है कि हम इतनी सारी ये सब चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये हमारे लेवल बस में नहीं है, हम नहीं सहन कर सकते। इरासर यानी कि इसरार यानी आग्रह करना, गए गयास्तक यानी कि इधर उधर की बेकार की बातचीत, विरुद्ध यानी विपरीत, प्रवचन यानी कि धार्मिक व्याख्यान, निहायत यानी अत्यंत, फिकरा यानी कि वाक्यांश, पेंच जो होता है कारण, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, और भी देखिए तरफदारी पक्ष लेना, मात्र सुलभ माताओं की स्वाभाविक मनोदशा, मॉड यानी कि आधुनिक, जेठानी पति के बड़े भाई की पत्नी। तो देखिए काफी सारे यहाँ पर शब्द हैं, जैसे एक शब्द आया था बुजुर्गियत, ठीक है ना, कि काफी ज्यादा बुजुर्गियत उनमें आ गई है, वो खुद सोचते हैं, तो इसका अर्थ होता है बड़प्पन। बुढ़िया काल कहते हैं, बुढ़िया काल ये हमारे यहाँ जो कुमाऊनी में शब्द होता है, बुढ़िया काल यानी कि वृद्धावस्था में, एनीवे यानी कि किसी भी तरह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग किए गए हैं, जैसे एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, सब सब इंस्टीट्यूट यानी कि विकल्प, सब्स्टिट्यूट यानी कि विकल्प, ठीक है। तो इस तरह से बहुत, जैसे देखिए जनेऊ पुण्य के विषय में भी मैंने आपको बताया था, और उसके बाद संध्या करना, जैसे सूर्यास्त के बाद जो पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, और एक और शब्द था पट्ट शिष्य यानी कि प्रियता छात्र, और उसके बाद नुक्ता नीची, छोटी छोटी बात पर कमी निकालना। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे, उनमें कुछ कठिन शब्द होंगे, थोड़ा सा जो अंडरलाइन करना है उसे अंडरलाइन कर लीजिए, नेक्स्ट सेशन में क्लियर कीजिए, और बाकी चैप्टर को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है, आपको बहुत सारे एक तरह से इसमें प्रश्न, 4 प्रश्न आते हैं, 4 या 5 प्रश्न आते हैं आपकी इस बुक से, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने बताया, इसमें ये हमारे पाठ्य पुस्तक से हल है, जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं उसका डायरेक्ट हल यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इसमें से आपका कोई गद्यांश वगैरह नहीं आता है, केवल और केवल प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो ये वही प्रश्न है जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? ये प्रश्न जो है आया हुआ है कई बार। तो देखिए इसको दूसरे तरीके से भी दिया गया है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए कि यशोधर बाबू समय के अनुसार क्यों नहीं ढल सके। अब देखिए क्या होता है कि जो इंसान बचपन से, क्योंकि इंसान कब समय के साथ चलता है, कब वो अपनी चीजों के, अपने शौक को पूरे करने में लगा रहता है, जब वो फ्री माइंडेड हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यशोधर बाबू जो है, उनके बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वो बचपन से ही जिम्मेदारियों में एक तरह से के बोझ से लद गए थे। उसके बाद उनकी माता की भी का देहांत हो गया, तो उनका जो पालन पोषण हुआ वो उनकी विधवा बुआ के घर पे हुआ। अब देखिए बुआ भी जो थी वो विधवा थी, यानी कि उनके भी वहां पर पति नहीं थे, तो इस तरह से वहां पर भी बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत एक तरह से परिवार का भी वहां पर ध्यान रखना था, और खुद की पढ़ाई भी करनी थी। जिस तरह से जैसे तैसे उन्होंने एक तरह से मैट्रिक की परीक्षा पास की, और अब देखिए यहाँ तक जो है उनको फैमिली का प्यार, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का एक होता है ना कि जो बच्चों कहते हैं ना, इन्होंने इन्हें माता पिता ने इन्हें बहुत ज्यादा एक तरह से पैम्पर किया हुआ है, तो ऐसा उनके साथ कुछ नहीं था। उन्होंने
बहुत छोटे से जिम्मेदारियां उठा ली थी। और जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली के पास भी किसंदा के पास रहे, अगर वो वहां पर भी थोड़ा पारिवारिक चीजें सीखते या चीजों के बारे में जानते कि शौक क्या होते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा सीखते, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं था क्योंकि कुछ किसंदा जो है वो स्वयं कुंवारे थे। और वो इस तरह से सदैव उन लोगों के साथ रहे जिनको परिवार का सुख कभी नहीं मिला। अब देखिए जब हम परिवार में रहते, कहते हैं ना कि जिस घर में बच्चे होते हैं, जिस घर में परिवार जहाँ पर होता है, वहां आपको हर चीज देखनी होती है, हर चीज आपको। अगर आपके परिवार में कभी कोई ऐसे परेशानी का मौका है तो वहां पर, क्योंकि बच्चों को आप वो सब चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बच्चों को आप वो सब चीजें नहीं बता सकते, तो आपको उनके अकॉर्डिंग भी काम करना होता है, उनके शौक भी पूरे करने होते हैं। लेकिन यशोधर पंत जी ने अपना जो बचपन से लेकर जवानी तक का जो पूरा का पूरा सफर था, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी, तो उनको कभी भी परिवार का सुख नहीं मिला। और वे सदैव पुराने लोगों के बीच पले बड़े और उनके साथ रहे और उसी तरह की परंपराओं का निर्वाह करते रहे और उनको कभी छोड़ नहीं। और उन पर किसंदा के सिद्धांतों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इस कारण उन्हें वो अपने आप को समय के साथ बदलने में बिल्कुल भी एक तरह से सफल नहीं हो पाए। और दूसरी तरफ जो जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी जो पत्नी थी वो एक संयुक्त परिवार में आई थी, जहाँ उनको बहुत एक तरह से अच्छे बुरे सारे तरह के सुखद परिवार में थी, तो अच्छे बुरे सारे अनुभव उनके थे। एक तरह से उनकी इच्छाएं अतृप्त काफी रही जब वो यहाँ पर आई, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार था यहाँ पर भी जब आई। तो ज्यादातर उन्होंने भी अपना जो होता है ना कि एक शादी के बाद एक लड़की जो होती है वो बहुत सारे सपने लेकर ससुराल में आती है, लेकिन यहाँ पे भी उनके साथ बिल्कुल इस तरह का हुआ कि यहाँ पर उनको बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट नहीं मिल पाया परिवार का। तो इस तरह से आज वो अपनी एक तरह से सुलभ प्रेम के कारण जो उनके बच्चे अब यहाँ पर हो गए हैं इतने बड़े, तो अपनी संतानों का पक्ष लेकर वो एक तरह से इस चीज को फॉलो करती है, इस चीज को मानती है और बहुत मतलब हद तक वो समाज के साथ चलना भी चाहती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न हमारा काफी इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद जैसे हमने कहा जो हुआ होगा। और दो चीजें सम हाउ इम्प्रॉपर जैसी छवियां यहाँ पर और भी बहुत सारी हैं, तो उनको आप खोजें। और इसके बाद सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। तो इस वाक्यांश में उनके व्यक्तित्व जैसे कहाँ कहाँ पर उन्होंने बोला तो उसको आप लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है ना तो आपके लिए कहीं पर भी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। इस पार्ट में इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस एक बार पाठ्य पुस्तिका से जरूर पढ़ें और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहता है तो उस नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।